कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहानियों को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि रूह से सुनना पसंद करते हैं, अगर आपको वो कहानियां पसंद हैं जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और आंखों में नमी ले आएं, तो मोहो एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि वो ताकत है जो हमें ऐसी बेमिसाल कहानियां आप तक लाने का हौसला देती है। आज सुनिए हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो प्रेम, दिखावे और राष्ट्रभक्ति के द्वंद्व को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। एक तरफ एक प्रेमिका की जिद है और दूसरी तरफ देश का सम्मान। जीत किसकी होगी? सुनिए कहानी आखिरी तोहफा। शहर का माहौल उन दिनों बड़ा गर्म था। आज़ादी की लहर हर तरफ दौड़ रही थी। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन जोरों पर था। लोग विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे और स्वदेशी अपनाने की कस्में खा रहे थे। लेकिन अमरनाथ अमरनाथ एक अजीब मुसीबत में फंसे हुए थे। पूरे शहर में सिर्फ एक ही दुकान ऐसी बची थी जहां विलायती रेशमी साड़ियां मिल सकती थीं। बाकी सभी दुकानदारों ने तो अपने विदेशी कपड़ों पर कांग्रेस की मुहर लगवा ली थी और उन्हें बेचने से साफ इनकार कर दिया था। मगर मुसीबत ये थी कि अमरनाथ की प्रेमिका मालती की एक खास फरमाइश थी, और एक प्रेमी के लिए प्रेमिका की फरमाइश किसी शाही फरमान से कम नहीं होती। उसे पूरा करना अमरनाथ के लिए इज्जत का सवाल बन गया था। वो पिछले कई दिनों से पागलों की तरह शहर की खाक छान रहे थे। एक दुकान से दूसरी दुकान भटक रहे थे। वे उस साड़ी के लिए दुगने, यहां तक कि चौगुने दाम देने को भी तैयार थे, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मालती, वो शहर की सबसे खूबसूरत और रईसज़ादी थी। उसके नखरे और उसकी मांगे दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। और आज तो होली का दिन था। होली के इस रंगीन मौके पर अमरनाथ खाली हाथ उसके सामने कैसे जाते? ये उनके पुरुषोचित अभिमान के लिए बहुत कठिन था। मालती जानती थी कि उसके इशारों पर अमरनाथ आसमान से तारे तोड़कर लाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अमरनाथ ने भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसकी ये जिद पूरी करके ही रहेंगे। जब पूरा शहर छान मारने के बाद भी उनका मकसद पूरा न हुआ, तो हार कर उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया जिस पर कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने सख्त पहरा लगा रखा था। अमरनाथ जानते थे कि उस दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वहां राष्ट्रभक्त स्वयंसेवक तैनात रहते थे। और तो और तमाशबीनों की भी वहां अच्छी खासी भीड़ जमा रहती थी। ऐसी हालत में उस दुकान के अंदर जाना, और वो भी विदेशी साड़ी खरीदने के लिए, इसके लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस या यूं कहें कि बेशर्मी की जरूरत थी। अमरनाथ कोई देशद्रोही नहीं थे। वो कम पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही राष्ट्रीय भावनाओं से अनजान थे। जहां तक हो सकता था वो भी स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करते थे। खादी पहनते थे, चरखा कातने वालों की तारीफ करते थे। मगर मगर इस मामले में वो आपद धर्म के मानने वाले थे, यानी मुसीबत के समय नियम टूट सकते हैं। उनका मानना था कि अगर स्वदेशी मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर न मिले और जरूरत बहुत ज्यादा हो तो विदेशी लेने में कोई बुराई नहीं। और खासकर जब सवाल उनकी माशुका की फरमाइश का हो, तब तो बचाव की कोई सूरत ही न थी। अपनी जरूरतों को तो शायद वो कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उस मोहिनी की जिद, उसे टालना तो मौत को दावत देने जैसा था। अमरनाथ ने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया। आज साड़ी जरूर लाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। किसी को मुझे रोकने का क्या अधिकार है? समझाना अच्छी बात है, सलाह देना अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती करना, ये तो गुंडागर्दी है। मैं किसी की जबरदस्ती नहीं सहूंगा। यही सब सोचते हुए उन्होंने अपने कलेजे को मजबूत किया, चेहरे पर एक सख्त भाव लाया और उस दुकान की तरफ चल पड़े। जब वो दुकान के पास पहुंचे तो देखा कि वहां का नजारा ही कुछ और था। दुकान के सामने सड़क पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। स्वयंसेवक झंडे लिए खड़े थे, नारे लग रहे थे, विदेशी कपड़ों का त्याग करो, भारत माता की जय। दुकान तक पहुंचना तो दूर, वहां खड़े होना भी मुश्किल था। भीड़ की दीवार को चीरकर अंदर जाना लोहे के चने चबाने जैसा था। अमरनाथ भीड़ के बाहरी हिस्से में खड़े होकर तमाशा देखने लगे। वो मौका तलाश रहे थे कि कैसे नजर बचाकर अंदर घुसा जाए। तभी संयोग से उन्हें भीड़ में एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। अमरनाथ ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई तो परिचित मिला। उन्होंने पंडित जी के पास जाकर धीरे से पूछा, अरे पंडित जी, ये क्या तमाशा है? ये धरना कब तक रहेगा भाई? शाम तो हो गई है, अब तो इन लोगों को घर जाना चाहिए। पंडित जी ने पान चबाते हुए बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, अरे अमरनाथ बाबू,
इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक ये दुकान बंद नहीं हो जाएगी, ये लोग यहां से टलेंगे नहीं। ये तो अपनी जान पर खेल जाने वाले लोग हैं। वैसे आप यहां कैसे? कहीं कुछ खरीदने का इरादा तो नहीं है? अमरनाथ थोड़ा सकपका गए। उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए एक विवशता भरी मुद्रा बनाई और बोले, अरे नहीं पंडित जी, मैं तो ऐसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाता। मगर क्या करूं, औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? घर में जिद पकड़ ली है कि रेशमी साड़ी चाहिए तो बस चाहिए। पंडित जी हंसे। औरतों की जिद, इससे बुरी कोई चीज होती है भला? ये औरतों की हट तो बड़े बड़े राजाओं का राजपाट लेकर चंपत हो गई। और फरमाइश भी कैसी, विलायती रेशमी साड़ी की। खूब। अमरनाथ ने सफाई दी। क्या बताऊं पंडित जी, मुसीबत है। अब आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। कोई रास्ता बताइए, साड़ी भी मिल जाए और इज्जत भी बच जाए। पंडित जी ने इधर उधर देखा, फिर अमरनाथ के कान के पास मुंह लाकर धीरे से बोले, क्या करें बाबू साहब, इज्जत बचानी है तो थोड़ी बेशर्मी तो उठानी ही पड़ेगी। अगर ये मामला औरतों का है तो एक तरकीब बताता हूं। अमरनाथ की आंखों में चमक आ गई। बताइए पंडित जी, बड़ी मेहरबानी होगी। पंडित जी ने अपनी अकल का पिटारा खोला। देखो, एक खाली कार्ड का बक्सा ले लो, उसमें पुराने चिथड़े या रद्दी कागज भरकर उसे अच्छे से पैक कर लो। फिर उसे बगल में दबाकर दुकान की तरफ जाना। अगर कोई स्वयंसेवक रोके तो कह देना कि मैं कपड़े लौटाने आया हूं, बदलने आया हूं। वॉलंटियर तुम्हें जाने देंगे। अंदर जाकर अपनी साड़ी खरीद लेना और उसी डिब्बे में भरकर ले आना। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अमरनाथ को तरकीब पसंद आई, लेकिन फिर एक डर सताने लगा। बोले, पंडित जी तरकीब तो अच्छी है, लेकिन अगर वॉलंटियर ने बक्सा खोलकर देख लिया तो? अगर मेरी तलाशी ले ली तो? भरे बाजार में पर्दाफाश हो जाएगा। मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सब कहेंगे, देखो देखने में तो शरीफ लगते हैं पर हरकतें कैसी हैं। पंडित जी ने हंसकर कहा, अरे बाबू साहब, रिस्क तो है ही। बिना रिस्क के इश्क और जंग कहाँ जीती जाती है। अगर इतना डर है तो एक और आसान रास्ता है। यहीं पास में एक और दुकान है, वहां इसी नमूने का देसी माल मिलता है, हूबहू वैसा ही। आप वो ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। औरतों को इतनी परख कहाँ होती है। अमरनाथ ने सिर हिलाया। नहीं पंडित जी, ये नहीं हो सकता। वो पारखी हैं। विलायती और देसी की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है। उन्हें हाथ लगाते ही पता चल जाएगा। और अगर झूठ पकड़ा गया तो फिर मेरी जो फजीहत होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तब तो बात ही बिगड़ जाएगी। पास ही खड़े एक भद्र पुरुष, जो अब तक चुपचाप ये सारी बातचीत सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। वो थोड़े गुस्से में झुंझलाकर बोले, ए साहब, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? सीधी सी तो बात है। जाकर साफ साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर वो नाराज होती हैं तो होने दीजिए। 2 दिन रूठेंगी, खाना नहीं खाएंगी, फिर अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगी। आप लोग मर्द होकर औरतों की इतनी गुलामी क्यों करते हैं? अमरनाथ ने उन भद्र पुरुष की तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा, मानो कह रहे हों, भाई साहब, आप उस बला को नहीं जानते जिससे मेरा पाला पड़ा है। दूर से उपदेश देना आसान है। अमरनाथ ने दबी जुबान में कहा, भाई साहब, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। इस कदर ठोस और कठोर तो आप ही हो सकते हैं। हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दवा से भी माशूका को खुशी मिलती हो तो उसे ठुकरा नहीं सकते। शायद आप अपने घर में बहुत कड़े होंगे, पर यहां मामला नाजुक है। उन भद्र पुरुष ने अमरनाथ को एक हिकारत भरी नजर से देखा और बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। गुलाम है सब, औरतों के गुलाम। पंडित जी ने उन्हें जाते हुए देखकर कहा, देखा, बड़े 30 मार खां बन रहे थे। खुद घर में बीवी की डांट सुनते होंगे और यहाँ शेर बन रहे हैं। खैर छोड़िए, अब एक आखिरी रास्ता बचा है। अमरनाथ ने उत्सुकता से पूछा, क्या? पंडित जी ने इशारा करते हुए कहा, देखो, इस दुकान के पिछवाड़े एक छोटा दरवाजा है। जब जरा अंधेरा हो जाए तो उधर से दाएं तरफ की गली से होकर चले जाना। वहां शायद पहरा कम हो। दुकानदार तुम्हें अंदर बुला लेगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया। ये सुझाव उन्हें सबसे ज्यादा व्यावहारिक लगा। सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। जब अंधेरा गहरा हो गया और सड़क की बत्तियां जल उठीं, तो अमरनाथ चुपके से मुख्य सड़क छोड़कर उस दुकान के पिछवाड़े वाली तंग गली की तरफ जा पहुंचे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर लग रहा था कि कहीं वहां भी कोई पहरेदार न खड़ा हो। लेकिन जब गली में पहुंचे और देखा कि वहां सन्नाटा है, कोई पहरेदार नहीं है, तो उनकी जान में जान आई। शुक्र है, रास्ता साफ है। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और बड़े आत्मविश्वास के साथ उस छोटे दरवाजे की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वो गली के अंधेरे से निकलकर दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक एक परछाई दीवार की आड़ से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। अमरनाथ ठिठक गए। सामने एक औरत खड़ी थी। एक बूढ़ी, कमजोर सी दिखने वाली औरत, सफेद साड़ी पहने, हाथ में लाठी लिए। वो शायद किसी स्वयंसेवक की माँ या दादी रही होगी, जो वहां पहरा दे रही थी। अमरनाथ का सारा आत्मविश्वास हवा हो गया। एक औरत से मुकाबला,
और वो भी इतनी बुजुर्ग। अमरनाथ ने अपनी पुरानी तरकीब आजमाने की सोची। खुशामद। उन्होंने बहुत ही विनम्रता और दीनता से हाथ जोड़कर कहा, माताजी, माफ कर दीजिए, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, रास्ता भटक गया था। मुझे लगा ये कोई शॉर्टकट है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो बुढ़िया अमरनाथ की शक्ल देखकर भांप गई। उसकी अनुभवी आंखों ने अमरनाथ के झूठ को पकड़ लिया। उसने कड़कदार आवाज में नहीं, बल्कि बड़े स्नेह से मगर दृढ़ता से कहा, बेटा, रास्ता नहीं भटके हो, तुम तो अपना धर्म भटक रहे हो। तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो, इस पिछले दरवाजे से चोरी छिपे विदेशी पाप खरीदने आए हो। अमरनाथ शर्म से पानी पानी हो गए, लेकिन हार मानने वाले नहीं थे। वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। अरे नहीं माताजी, आप गलत समझ रही हैं, मुझे जाने दीजिए, बहुत जरूरी काम है। बुढ़िया अपनी जगह से टस से मस न हुई। उसने अपनी लाठी दरवाजे के आड़े कर दी। नहीं जाने दूंगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं किसी भारतवासी को इस गुलामी की निशानी को खरीदने नहीं दूंगी। अमरनाथ झल्ला गए। ये क्या जबरदस्ती है, हटो सामने से। तभी एक और आवाज उनके कानों में पड़ी, एक कोमल मगर ओजस्वी आवाज। औरत पर चिल्लाते हुए शर्म नहीं आती? अमरनाथ ने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक युवती, शायद उस बुढ़िया की बेटी या कोई अन्य सेविका, हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। उसकी रोशनी में अमरनाथ ने देखा एक सांवला सा साधारण चेहरा, खादी की साड़ी, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में गजब का तेज। अमरनाथ के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। उस लड़की की उपस्थिति में ऐसा कुछ था कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सके। वो ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई शरारती बच्चा अपने स्कूल के हेडमास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। उस देवी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगी। आप जैसे पढ़े लिखे और समझदार आदमी होकर भी अपना धर्म नहीं समझते तो बड़ा दुख होता है। जरा सोचिए, देश की क्या हालत है। गरीबों को रोटी नहीं मिलती, हमारे बुनकर भूखों मर रहे हैं, और आप विदेशियों की जेब भरने के लिए रेशमी साड़ियां खरीद रहे हैं। अमरनाथ का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी ढाल इस्तेमाल की, अपनी मजबूरी। उन्होंने लज्जित होकर दबी आवाज में कहा, मैं सच कहता हूं देवी जी, मैंने अपने लिए ये साड़ी नहीं लेनी थी। मैं तो कसम खा चुका हूं विदेशी वस्त्र न पहनने की, लेकिन लेकिन घर की औरतों की जिद के आगे मजबूर हूं। ये एक ऐसी फरमाइश है जिसे मैं टाल नहीं सकता। उस देवी ने अपनी झोली में हाथ डाला। वहां चरखे पर काता हुआ सूत और कुछ छोटी मोटी चीजें थीं। उसने वहां से एक कांच की चूड़ी निकाली। उसने वो चूड़ी अमरनाथ की तरफ बढ़ाते हुए बड़े व्यंग और चुनौती भरे स्वर में कहा, अच्छा, अगर आप इतने ही मजबूर हैं तो ये लीजिए, आप इसे पहन लीजिए। अमरनाथ सन्न रह गए। ये क्या?" देवी ने कहा, मैं रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। बीवी की फरमाइश है, बहन की जिद है। अरे, अगर आप मर्दों में इतनी भी ताकत नहीं कि घर की औरतों को सही रास्ता दिखा सकें, तो फिर ये मर्दानगी किस काम की? या तो आप इस साड़ी का ख्याल छोड़ दीजिए और वापस घर जाइए, या फिर लाइए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपको ये चूड़ियां पहना दूं, फिर शौक से साड़ी खरीदिएगा। अमरनाथ के पौरुष को जैसे किसी ने कोड़े से मारा हो। उन्होंने एक अजीब से गर्व और आवेश में आकर कहा, शौक से पहना दीजिए, मैं गर्व से पहनूंगा इन चूड़ियों को। अगर ये चूड़ियां उस बलिदान का चिन्ह हैं, उन वीरांगनाओं का प्रतीक हैं जो देश के लिए लाठियां खा रही हैं, जेल जा रही हैं, तो ये मेरे लिए शर्म की नहीं, सम्मान की बात होगी। जो कलाई देश के लिए नहीं उठ सकती, उसमें चूड़ियां ही भली। उस देवी को अमरनाथ की इस निर्लज्जता और हाजिर जवाबी पर आश्चर्य हुआ। उसे लगा था कि ये ताना सुनकर वो भाग जाएंगे, मगर वो इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, आप तो बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप सचमुच स्त्री जाति का इतना सम्मान करते हैं, उन्हें पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरी एक छोटी सी विनती क्यों नहीं मान लेते? क्यों इस विदेशी कीचड़ में हाथ डालना चाहते हैं? अमरनाथ ने फिर वही राग अलापा। इसीलिए क्योंकि वो साड़ी भी एक स्त्री की ही फरमाइश है, और मेरे लिए स्त्री की हर इच्छा आदेश है। देवी जी ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा, अच्छा, तो ये बात है, चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं भी तो जरा देखूं कि वो कौन सी देवी जी हैं जिनका स्वभाव इतना विलायती है। मैं उनसे खुद बात करूंगी। अमरनाथ का दिल बैठ गया। अरे बाप रे, ये तो गले ही पड़ गई। बेचारे अमरनाथ अभी तक अविवाहित थे। उनकी कोई बीवी नहीं थी और न ही घर में कोई ऐसी महिला थी जिसकी आड़ वो ले सकें। असल में वो एक रसिक मिजाज के आदमी थे, शादी ब्याह के बंधनों से दूर, आजाद पंछी। लेकिन हर इंसान को किसी न किसी साथी की जरूरत होती है जिस पर वो अपना प्रेम लुटा सके। अमरनाथ ने इसके लिए मालती को चुना था। मालती, जिसके हुस्न की शहर भर में धूम थी, जो आजाद ख्यालों की मॉडर्न और बेहद खूबसूरत महिला थी। पिछले 2 साल से अमरनाथ उसी के प्रेम के जाल में फंसे हुए थे।
अब अगर वो इस खद्दरधारी सादी सी दिखने वाली देशभक्त लड़की को मालती के पास ले गए तो क्या होगा? मालती तो इसे धक्के मारकर निकाल देगी। और ये लड़की, ये वहां जाकर क्या सोचेगी कि अमरनाथ किस तरह की औरत के चक्कर में है? ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। अमरनाथ ने बात संभालने की कोशिश की। बोले, अरे नहीं नहीं, आज तो वो घर पर नहीं होंगी, शायद किसी निमंत्रण में गई होंगी, घर में ताला लगा होगा। देवी ने उनकी आंखों में झांका। अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने हंसकर कहा, तो मैं समझ गई, आपकी कोई देवी जी नहीं है, ये सब आपका बहाना है। कसूर उनका नहीं, आपका ही है। आप खुद ही वो साड़ी खरीदना चाहते हैं। अमरनाथ फंस गए। इज्जत बचाने के लिए झूठ को सच साबित करना जरूरी था। उन्होंने कसम खाते हुए कहा, मैं सच कहता हूं देवी जी, वो हैं, मगर इस वक्त घर पर नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए। देवी ने कहा, ठीक है, तो कल आ जाएंगी? अमरनाथ ने राहत की सांस ली। हाँ हाँ, कल तो जरूर आ जाएंगी। देवी ने अपना फैसला सुनाया। तो ठीक है, आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए। अमरनाथ के हाथ में जो खाली थैला था उसकी तरफ इशारा करते हुए, या ये मानते हुए कि वो खरीदने वाले हैं। नहीं रुकिए, आप अभी साड़ी मत खरीदिए। आप कल यहीं आइएगा, इसी वक्त। मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ मेरी 2-4 बहनें भी चलेंगी। हम सब मिलकर आपकी उस देवी जी को समझाएंगे, सत्याग्रह करेंगे उनके सामने। अमरनाथ के पास और कोई चारा नहीं था। अगर वो मना करते तो पोल खुल जाती, अगर हाँ कहते तो कल की मुसीबत। लेकिन कल की मुसीबत आज की मुसीबत से बेहतर लगी। उन्होंने बिना किसी आपत्ति के सिर झुका लिया। बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? देवी ने उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, सच तो ये है कि मुझे आप पर विश्वास है। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक सच्चा इंसान है जो बस थोड़ी देर के लिए भटक गया है। अमरनाथ का स्वाभिमान जाग उठा। अच्छी बात है, मैं कल आऊंगा, जरूर आऊंगा। देवी जी ने मुस्कुराकर विदा ली। भूलिएगा मत, हम इंतजार करेंगे। अमरनाथ वहां से खाली हाथ लौटे। वे घर नहीं गए। उनके कदम सीधे एक खद्दर भंडार यानी खादी की दुकान की तरफ मुड़ गए। वहां जाकर उन्होंने बेहतरीन खादी का कपड़ा खरीदा, 2 सूट का कपड़ा। फिर सीधे अपने दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी अपनी दुकान बंद कर रहा था। अमरनाथ ने कपड़ा उसके दुकान पर फेंकते हुए कहा, खलीफा, इसे रात भर में तैयार कर दो। जो सिलाई मांगोगे दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। दर्जी ने सिर खुजलाया। बाबू साहब क्या कह रहे हैं? आजकल होली की भीड़ चल रही है, कारीगर सोए नहीं हैं 2 दिन से। कल दोपहर से पहले तो किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। अमरनाथ ने जेब से बटुआ निकाला और नोटों की गड्डी दिखाई। मुझे नहीं सुनना पसंद नहीं है खलीफा। मुझे कल दोपहर तक ये कपड़े चाहिए। मुझे कल एक बहुत जरूरी जगह जाना है, एक खास लिबास में। अगर कल दोपहर तक नहीं मिले तो फिर ये मेरे किसी काम के नहीं। समझ लो कि मेरी इज्जत का सवाल है। उसने दर्जी के हाथ में आधी सिलाई पेश की रख दी। पैसों की गर्मी ने अपना असर दिखाया। दर्जी ने वादा कर लिया। वहां से आश्वस्त होकर अमरनाथ मालती के घर की तरफ चले। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल पीछे खिंच रहा था। काश, काश मालती उनकी मजबूरी समझ ले। काश वो उनकी इतनी सी विनती स्वीकार कर ले कि कल 2 घंटे के लिए उनके उस वीरान कुंवाने घर को अपनी मौजूदगी से रोशन कर दे। उसे बस इतना करना है कि वहां आकर उनकी पत्नी होने का नाटक करे और उन सत्याग्रही महिलाओं से मिल ले। लेकिन अमरनाथ जानते थे कि ये रेत में महल बनाने जैसा है। मालती उन्हें खाली हाथ देखकर ही भड़क जाएगी। वो शायद सीधे मुंह बात भी न करे। घराने का जिक्र तो बहुत दूर की बात है। वो इतनी बेमुरव्वत, इतनी खुदगर्ज है कि शायद अमरनाथ की बेइज्जती पर हंसेगी। फिर अमरनाथ के दिमाग में एक और ख्याल आया। क्यों ना मैं कल उस देवी जी के सामने सच बोल दूं? जाकर अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयां कर दूं। कह दूं कि मैं एक आवारा, कमजोर चरित्र का इंसान हूं जो एक ऐसी औरत के पीछे पागल है जो देश तो क्या, अपने प्रेमी की भी सगी नहीं है। उस साधारण सी लड़की का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्ची सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उसके सीधे साधे शब्दों में कर्म की एक ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ को आज अपने ही जीवन पर, अपने ही चरित्र पर शर्म आ रही थी। अब तक वो जिस कांच के टुकड़े मालती को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे, आज उन्हें असली हीरे, वो देशभक्त लड़की की चमक देखने के बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मालती की वो जादू भरी चितवन, उसकी मीठी बातें, उसके शोख नखरे सब के सब नकली हैं।
जैसे सोने का पानी चढ़ा हुआ पीतल। और अब वो मुलम्मा उतर रहा था। अमरनाथ के दिल में पहली बार मालती के लिए प्रेम की जगह नफरत जन्म ले रही थी। वो मालती के घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन आज वो उसके दर्शन के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपनी बची खुची उम्मीदों का गला घोंटने जा रहे थे। प्रेम कभी खाली हाथ नहीं जाता, ये पुरानी कहावत है। लेकिन आज अमरनाथ खाली हाथ थे, और उनका प्रेम भी जैसे अपने भीतर एक अजीब सी शून्यता, एक अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। दरवाजा खटखटाया। मालती ने दरवाजा खोला। उसकी नजरें अमरनाथ के खाली हाथों पर पड़ीं। चेहरे पर त्योरियां चढ़ गईं। उसने रूखे स्वर में पूछा, साड़ी लाए नहीं? अमरनाथ ने बड़ी उदासीनता से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। नहीं? ये नहीं शब्द उसने अमरनाथ के मुंह से पहले कभी नहीं सुना था। आज तक तो अमरनाथ का मतलब ही हाँ था, मालती के लिए पूर्ण समर्पण। मालती ने तीखे स्वर में कहा, बस कह दिया नहीं? बाजार में मिली नहीं या मेरे लिए लाने की नीयत नहीं थी? अमरनाथ ने सोफे पर बैठते हुए कहा, नीयत तो थी, पर हालात नहीं थे। मालती भड़क गई। आखिर कोई वजह तो होगी, या बस मुंह उठाकर चले आए? अमरनाथ ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्रेम नहीं, सिर्फ अधिकार और लोभ था। बोले, तुम नाहक जलती हो मालती। तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है, हमेशा रही है। शायद तुम मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। मालती ने बीच में ही बात काट दी। रहने दो ये फिल्मी डायलॉग। अगर तुम्हें मेरी सूरत से नफरत हो गई है तो साफ कह दो। जलाते क्यों हो? आज तो तुम ऐसे होकर गए थे जैसे दुनिया पलट देंगे, और अब खाली हाथ लौट आए। अमरनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं दुनिया पलटने ही गया था। उस दुकान पर गया था, वहां हजारों लोगों के सामने जिल्लत उठाई, गालियां सुनी, और जैसे तैसे साड़ी खरीद कर निकला भी। लेकिन क्या? माल्टी ने अधीरता से पूछा। लेकिन एक औरत ने मुझसे वो साड़ी छीन ली। छीन ली? तुम मर्द होकर एक औरत से अपनी चीज नहीं बचा सके? अमरनाथ ने कहा। हाँ, मैंने उससे कहा कि ये मेरी बीवी की फरमाइश है, तो उसने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारी बीवी से मिलूंगी। देखूं तो सही वो कौन है जो देश के खिलाफ है। बस इसी शर्त पर उसने मुझे छोड़ा। अब वो कल मेरे घर आ रही है। मालती ने शरारत भरी नजरों से और थोड़े व्यंग्य से अमरनाथ को देखा। तो ये बात है, तुम दिल हथेली पर लिए फिरते थे और आज एक अजनबी औरत के कदमों पर अपना दिल चढ़ाए? कौन है वो? कहाँ रहती है? अमरनाथ ने झुंझलाकर कहा, वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। वो उन लोगों में से है जो देश के लिए जान देते हैं। खादी पहनती है, कांग्रेस की वॉलंटियर है। मालती ने जोर से ठहाका लगाया। तो कोई देवी होगी, त्यागी, तपस्विनी। मैं समझती थी तुम्हारा टेस्ट, पसंद बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो एक गवारन पर फिसल गए। अमरनाथ को गुस्सा आ गया। मत कहो उसे गवारन, वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। मालती की हंसी रुक गई। क्या कहा? अमरनाथ ने बात संभाली, लेकिन सच्चाई जुबान पर आ ही गई। मैं ये कह रहा हूं कि वो सुंदर नहीं है, न रूपवती है, न उसके पास तुम्हारे जैसे रेशमी कपड़े हैं। वो बिल्कुल मामूली सीधी साधी लड़की है। लेकिन लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज है, एक ऐसी रूहानी ताकत है जिसने मुझे हरा दिया। जब उसने मेरे हाथ से साड़ी छीनी तो मैं तुच्छ नहीं कर सका। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं उससे लड़ूं। अब तुम ही इंसाफ करो मालती, मैं क्या करता? अगर मैं उससे झगड़ता तो लोग क्या कहते? अब उसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे मेरी हिम्मत की कमी या मेरी शराफत। उसने साड़ी ले ली तो ले ली। मालती अब गुस्से से लाल हो रही थी। उसे साड़ी न मिलने का गम तो था ही, लेकिन इससे ज्यादा जलन इस बात की थी कि अमरनाथ किसी और औरत की इतनी तारीफ कर रहे थे। उसने तल्खी से कहा, खैर, मुझे तुम्हारी उस देवी से कोई मतलब नहीं। मुझे मेरी साड़ी चाहिए। तुम कल फिर जाओगे, वो साड़ी लेकर आओगे, मुझे नहीं पता कैसे। अमरनाथ ने शांत भाव से कहा, वो साड़ी अब नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, वो औरत कल आ रही है, मेरे घर। उसने वादा किया है कि अगर मैं उसे अपनी बीवी से मिला दूं, तो वो शायद साड़ी लौटा दे, या कम से कम मेरी बात मान ले। मालती चौंक गई। तुम्हारे घर? और तुम चाहते हो मैं वहां चलूं? अमरनाथ ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। हाँ मालती, सिर्फ एक बार। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, बस 1 घंटे के लिए। मेरी पत्नी होने का नाटक कर लो। उसे दिखा दो कि तुम ही वो हो जिसकी खातिर मैंने वो साड़ी खरीदी थी। शायद वो मान जाए। मालती ने घृणा से मुंह फेर लिया। तुम पागल हो गए हो अमरनाथ? मैं
मैं तुम्हारे उस छोटे से गंदे से घर में जाऊं और उस 2 टके की औरत के सामने तमाशा बनूं? कभी नहीं। अमरनाथ ने मिन्नत की। मालती, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने उसे जुबान दी है। अगर तुम नहीं गई तो वो मुझे झूठा समझेगी। वो सोचेगी कि मैं अय्याश हूं। प्लीज, मेरी खातिर। मालती ने एक पत्थरदिल फैसले के साथ कहा, मुझे तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। तुमने वादा किया, तुम भुगतो। मैं उस फटेहाल औरत के मुंह नहीं लगना चाहती। और हां, अगर तुम मेरे लिए वो साड़ी नहीं ला सकते तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये अमरनाथ के लिए आखिरी झटका था। जिस औरत के लिए उन्होंने अपनी आत्मा को मारने की कोशिश की, देश के खिलाफ जाने को तैयार हुए, जिल्लत सही, वो आज उनकी इज्जत बचाने के लिए 1 घंटा भी नहीं दे सकती थी। अमरनाथ का भ्रम पूरी तरह टूट गया। उन्होंने मालती की तरफ एक आखिरी नजर डाली। आज वो उन्हें खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद बदसूरत लग रही थी। ऊपरी सुंदरता के नीचे छिपा हुआ उसका काला, स्वार्थी मन अब साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है मालती, तुम्हारी मर्जी। आज मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, सिर्फ एक जरिया, अपनी फरमाइशें पूरी करने का। प्रेम, प्रेम तो तुम्हें कभी था ही नहीं। वो उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। पीछे से मालती की आवाज आई, जा रहे हो? जाओ, लेकिन याद रखना, बिना साड़ी के वापस मत आना। अमरनाथ ने मुड़कर जवाब नहीं दिया। वो बाहर निकल आए, खुली हवा में सांस ली। उन्हें आज एक अजीब सी आज़ादी महसूस हो रही थी। एक बोझ जो दिल पर बरसों से था, उतर गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कल, कल उन्हें उस देवी का सामना करना था। और अब उनके पास न साड़ी थी न मालती। तो अब क्या होगा? क्या अमरनाथ कल उस देवी को अपना असली रूप दिखाएंगे? क्या वो स्वीकार करेंगे कि वो अकेले हैं? या फिर नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है? अमरनाथ मालती के घर से अपमानित होकर निकले थे, लेकिन उनके दिमाग में एक नई योजना जन्म ले रही थी। वो मालती की नस नस से वाकिफ थे। वो जानते थे कि मालती के लिए प्रेम से ज्यादा बड़ा उसका अहंकार है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया था। उन्होंने घर जाकर थोड़ा विचार किया और फिर एक पासा फेंका। उन्होंने मालती के पास एक संदेश भिजवाया। उसमें लिखा था, तुम ठीक कहती हो मालती, उस गंवार औरत के सामने जाने में तुम्हारी तौहीन है। वो तो एक साधारण सी फटेहाल रहने वाली लड़की है, लेकिन खुद को न जाने क्या समझती है। उसे लगता है कि शहर की सारी रईस औरतें उसके सामने कुछ नहीं हैं। अच्छा ही हुआ तुम नहीं जा रही, वरना वो शायद तुम्हें भी नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगती और तुम उसका मुकाबला न कर पाती। ये संदेश तीर की तरह निशाने पर लगा। मालती, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी पर इतना घमंड करती थी, ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई साधारण सी लड़की उसे नीचा दिखाए? उसके अहंकार को चोट लगी। उसने तुरंत अमरनाथ को कहला भेजा, मैं कल चलूंगी, जरूर चलूंगी। मैं भी तो देखूं कि वो कौन सी देवी है जो मुझे नीचा दिखाने की जरूरत करती है। मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूंगी। अमरनाथ मुस्कुराए। तीर निशाने पर लगा था। अगली सुबह 10 बजते बजते अमरनाथ की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दर्जी ने रात भर जागकर उनका खद्दर यानी खादी का अचकन और टोपी तैयार कर दी थी। अमरनाथ ने जब वो दूधिया सफेद खद्दर का लिबास पहना तो आईने में खुद को पहचान न सके। अब तक वो विलायती सूट बूट में एक साहबजादे लगते थे, लेकिन आज इस देसी लिबास में उनका व्यक्तित्व कुछ और ही कह रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। ये कपड़ों का नहीं, बल्कि विचारों के बदलाव का असर था। उन्हें महसूस हुआ कि ये खुरदुरा कपड़ा उस रेशम से कहीं ज्यादा आरामदायक और सम्मानजनक है। वो ठीक समय पर मालती के घर पहुंचे। मालती ने उन्हें देखा तो हैरान रह गई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, ये क्या स्वांग रचा है? आज तो तुम पूरे नेताजी लग रहे हो। क्या चुनाव लड़ने का इरादा है? अमरनाथ ने बुरा नहीं माना, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, हाँ, आज एक चुनाव ही तो है, सच और झूठ का, दिखावे और असलियत का। खैर, तुम तैयार हो? मालती पूरी तैयारी के साथ थी। उसने जानबूझकर अपने सबसे कीमती भड़कीली विदेशी रेशमी साड़ी पहनी थी, कानों में हीरे के झुमके और गले में मोतियों का हार। वो साधारण खादी पहनने वाली लड़की को अपनी रईसी की चमक से अंधा कर देना चाहती थी। वो दिखाना चाहती थी कि खूबसूरती और शान शौकत किसे कहते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे और उस दुकान की तरफ चल पड़े। रास्ते भर मालती अपनी रणनीतियां बनाती रही कि कैसे वो उस लड़की को बातों में हराएगी। अमरनाथ चुपचाप बाहर देखते रहे। जब वे दुकान के पास पहुंचे तो वहां का नजारा कल जैसा ही था। धरना जारी था। स्वयंसेवकों का जत्था नारे लगा रहा था। अमरनाथ और मालती गाड़ी से उतरे। मालती की शान देखकर भीड़ में खलबली मच गई।
लोग मुड़ मुड़कर उस मेम साहब को देखने लगे जो विदेशी कपड़ों में लदी हुई वहां आई थी। दुकान के पिछवाड़े वाली गली के पास वही देवी खड़ी थी। उसके साथ दो और महिलाएं थीं। तीनों सादे खद्दर के कपड़ों में थीं। उनके चेहरों पर कोई बनावटी श्रृंगार नहीं था, सिर्फ सूरज की धूप से तपकर आया हुआ एक कुंदन सा निखार था। मालती ने उन्हें दूर से देखा और नाक भौं सिकोड़ी। यही है वो, ये तो किसी नौकरानी जैसी लगती है। अमरनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वे पास पहुंचे। देवी जी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। उनकी नजरें पहले अमरनाथ पर पड़ी। खद्दर के लिबास में उन्हें देखकर देवी की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे कोई खोया हुआ भाई वापस मिल गया हो। फिर उन्होंने मालती को देखा। सिर से पांव तक विदेशी रेशम में लिपटी हुई, गर्व से सिर उठाए खड़ी मालती। देवी जी के चेहरे पर एक व्यंग्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अमरनाथ से पूछा, तो ये है आपकी धर्मपत्नी? अमरनाथ ने सिर झुकाकर कहा, जी हां। देवी जी ने मालती की ओर मुखातिब होकर बड़े स्नेह से कहा, नमस्ते बहन, मैं तो कल से ही आपका इंतजार कर रही थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आई। मालती ने रूखेपन से सिर हिलाया और तल्खी से बोली, नमस्ते। कहिए, क्या कहना है आपको? मेरे पति ने बताया कि आपने मेरी साड़ी अपने पास रख ली है। आप जानती हैं उसकी कीमत क्या है? देवी जी ने शांत स्वर में कहा, कीमत तो मैं नहीं जानती बहन, क्योंकि हम ऐसी चीजें न खरीदते हैं न पहनते हैं। लेकिन हाँ, मैं उस चीज की कीमत जरूर जानती हूं जो आप इस विदेशी कपड़े के बदले में खो रही हैं। मालती ने एटीट्यूड के साथ पूछा, क्या खो रही हूं मैं? देवी जी ने कहा, अपना और अपने देश का सम्मान। बहन, जरा सोचिए, जिस देश के लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, जिस देश के बुनकर जो कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बुनते थे, आज दाने दाने को मोहताज हैं, उनके पेट पर लात मारकर आप विदेशियों की जेबें भर रही हैं। क्या एक भारतीय नारी को ये शोभा देता है? मालती को ये उपदेश जहर जैसा लगा। वो अपनी रईसी के घमंड में चूर थी। उसने चिढ़कर कहा, देखो, मुझे ये लेक्चर मत दो। मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहूं खरीदूं, ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? और वैसे भी ये खद्दर, उफ, ये तो गरीबों और अनपढ़ों का पहनावा है। इसे पहनकर मैं किसी समारोह में कैसे जा सकती हूं? देवी जी की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी, लेकिन उनकी आवाज में अब थोड़ी सख्ती आ गई। बहन, ये खद्दर गरीबों का पहनावा नहीं, आजादी का बाना है। इसमें जो शान है वो आपके इस चमक धमक वाले रेशम में नहीं। ये रेशम तो गुलामी की जंजीर है। और आप कह रही हैं कि ये आपकी मर्जी है, लेकिन कल तो आपके पतिदेव कह रहे थे कि आप उन्हें मजबूर करती हैं। वो कह रहे थे कि वो तो इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते, मगर आपकी जिद के आगे बेबस हैं। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ देखा और बोली, क्यों भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि देवी जी बहुत जिद्दी हैं, घर में क्लेश करती हैं, मगर यहाँ तो ये बड़े शौक से अपनी मर्जी से ये सब पहने खड़ी हैं। मुझे तो लगता है कि कसूर इनका नहीं, आप ही का है। आपने ही इन्हें बढ़ावा दिया है। अमरनाथ चुप रहे, लेकिन मालती भड़क गई। उसे लगा कि ये औरत उसके पति के सामने उसी को दोषी ठहरा रही है। वो चिल्लाई, तुम मेरे और मेरे पति के बीच में मत बोलो। और तुम्हें क्या पता रईसी क्या होती है? तुम तो शायद ईर्ष्या कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तुम जैसी औरतों का काम ही यही है, दूसरों से जलना और सड़क पर तमाशा करना। ये बात हद से गुजर गई थी। मालती ने न केवल उस देशभक्त महिला का, बल्कि उन हजारों महिलाओं का अपमान किया था जो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सड़कों पर उतरी थीं। वहां खड़ी दूसरी स्वयं सेविकाएं गुस्से से आगे बढ़ीं, लेकिन देवी जी ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। उन्होंने मालती की आंखों में आंखें डालकर कहा, बहन, मुझे आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है। मुझे आप पर दया आती है। आप सोने के पिंजरे में कैद उस पक्षी की तरह हैं जिसे अपनी ही बेड़ियों से प्यार हो गया है। आप सुंदर हैं, भगवान ने आपको साधन दिए हैं। अगर आप चाहतीं तो समाज के लिए, देश के लिए मिसाल बन सकती थीं। लेकिन आपने क्या चुना? गुलामी और दिखावा। मालती गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने अमरनाथ की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो उसका पक्ष लेंगे, उस औरत को डांटेंगे। अमरनाथ, तुम चुप क्यों खड़े हो? देख नहीं रहे ये 2 टके की औरत मेरी बेइज्जती कर रही है? जवाब क्यों नहीं देते इसे? चलो, अभी चलो यहां से। मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए। अमरनाथ ने अपना सिर उठाया। आज उनकी आंखों में मालती के लिए वो दीवानगी नहीं थी जो कल तक थी। आज वहां एक फैसला था। उन्होंने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा, मालती, ये औरत 2 टके की नहीं है, और न ही ये तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। ये तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रही है। और सच कहूं तो आज इस आईने में मुझे भी अपनी शक्ल बहुत बदसूरत नजर आ रही है। मालती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या? तुम तुम इसका पक्ष ले रहे हो, मेरे खिलाफ? अमरनाथ ने कहा, मैं सच का पक्ष ले रहा हूं मालती।
कल तक मैं भी तुम्हारी ही तरह अंधा था। मुझे लगता था कि तुम्हारी खुशी ही मेरी दुनिया है। लेकिन आज इस देवी के सामने खड़े होकर मुझे समझ आ रहा है कि हम कितने छोटे हैं। ये लोग देश के लिए लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, अपना घर-बार छोड़ रहे हैं, और हम सिर्फ कपड़ों और पार्टियों में उलझे हैं। मालती का गुस्सा अब आंसुओं में बदल गया, अपमान के आंसू। उसने पैर पटकते हुए कहा, ठीक है, बहुत हो गया। अगर तुम्हें ये गंवार औरत और इसका खद्दर इतना ही प्यारा है, तो रहो इसी के साथ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इन भाषणों की कोई जरूरत नहीं। वो मुड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ भागी। अमरनाथ ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो वहीं खड़े रहे, अडिग, अचल। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई। मालती जा चुकी थी, और उसके साथ ही अमरनाथ के जीवन से वो झूठा प्रेम, वो दिखावा और वो मानसिक गुलामी भी चली गई। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब सम्मान था। उन्होंने वो साड़ी वाला पैकेट जो अमरनाथ ने कल उन्हें दिया था, या जो एक प्रतीकात्मक साड़ी उनके पास थी, अमरनाथ की तरफ बढ़ाया। भाई साहब, ये लीजिए अपनी अमानत। अब आप इसे ले जा सकते हैं। शायद अब आप अपनी पत्नी को मना सकें। अमरनाथ ने उस पैकेट को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी जी, उस साड़ी की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। और रही बात मनाने की, तो जो चला गया वो शायद मेरा था ही नहीं। उन्होंने अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसमें से जितने भी रुपए थे, सब निकालकर देवी जी के चरणों में रख दिए। ये मेरी तरफ से देश के लिए एक छोटा सा प्रायश्चित है। इसे स्वराज्य कोष में जमा कर लीजिएगा। देवी जी ने पूछा, और वो साड़ी, उसका क्या करूं? अमरनाथ ने मुड़ते हुए कहा, उसे जला दीजिए, या किसी गरीब को दे दीजिए जो तन ढकने को मोहताज हो। मेरे लिए तो वो एक आखिरी तोहफा था, उस पुराने अमरनाथ की तरफ से, जो आज मर गया। अमरनाथ वहां से पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिए। धूप तेज थी, लेकिन उन्हें वो चुभ नहीं रही थी। उनके खद्दर के कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उन्हें आज एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो अकेले थे, लेकिन तन्हा नहीं थे। उनके साथ उनका आत्मसम्मान था। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी तोहफा। ये कहानी सिर्फ एक साड़ी की नहीं थी, ये कहानी थी जागृति की। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा धक्का, एक कड़वा सच हमें सही रास्ते पर ले आता है। अमरनाथ ने अपना प्यार खोया, लेकिन खुद को पा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या अमरनाथ ने सही किया? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए मोहो एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक